नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। कुछ दिनों बाद चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार समझाएंगे कि उन्होंने मुसलमानों के हित में कितना अच्छा काम किया है। उनकी बातें मान ली सरकार ने और वक्फ का बिल ले आई कि सब वक्फ की प्रॉपर्टियों पे अलग अलग अध्यादेश है। कितनी जरूरी काम है। पूरा देश संतुष्ट है, सबको नौकरियां मिल गई हैं, किसानों को उनके अधिकार मिल गए हैं, बेरोजगारी खत्म हो गई है, मध्यम वर्ग की महंगाई की मार खत्म हो गई है, देश की आर्थिक व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है। और जो ईमानदार पत्रकार हैं, जो कहते थे कि मोदी जी भगवान विष्णु का अवतार हैं, 2000 के नोट में चिप लगी होती है, उनको 15 करोड़ रुपए साल का पैकेज पे नौकरियां मिल रही हैं। इससे अच्छा काल क्या हो सकता होगा। जब सारी समस्याएं खत्म हो गई हैं, तो इसलिए मुस्लिमों की जो प्रॉपर्टियां हैं उन पर सरकार की नजर गई, क्योंकि समस्याएं सब खत्म कर ली गई। बड़ा सवाल है कि मंदिरों और मठों की भी अवैध संपत्तियों की लिस्ट है। कोई बड़ा मंदिर और मठ नहीं है जिसपे ऐसे विवाद ना हो। मैं कई बार एक महामंडलेश्वर की चर्चा करता हूँ, स्वामी कैलाशानंद जी की, जो अंबानी को डुबकी लगा रहे थे, जो अमित शाह के ऊपर जल चढ़ा रहे थे, जो अपने रथ में सुंदरियों को बिठा के घुमा रहे थे, जिनपे प्रॉपर्टी हड़पने का आरोप लगा है, कई बार लगा है। उनकी संपत्तियों के जो मठ में रहते हैं हरिद्वार में, उनकी जमीनों पे कब्जे का आरोप लगा है। ऐसे अकेले वो नहीं, तमाम मठ मंदिर हैं। तो वक्फ की चिंता कर रहे हो, कभी हिंदू मंदिर और मठों की भी चिंता कर लो। कह दो ना कि ये जो सरकारी मंदिर हैं, क्योंकि मंदिरों के अध्यक्ष तो सरकार के अफसर होते हैं, मिलकर मलाई खा रहे हैं, तो इन मंदिरों पे मठों पे जितनी संपत्ति है तो सरकार की हो जाएगी, नीलाम करिए। कहा जाता है कि अगर सारी संपत्ति नीलाम कर दो तो देश का कर्जा खत्म हो जाएगा। लोग बड़े भक्ति भाव से मंदिरों पे सोना चांदी पैसे सब चढ़ाते हैं, लेकिन संकेत देना है, संकेत बड़ा देना है। हमने मुसलमानों को डरा दिया। आईटी पास लड़का है, एमबीए पास लड़का किया हुआ है, 20,000 रुपए की नौकरी मिल रही है। लेकिन जिस अब्दुल को डरा रहे हो कि इस अब्दुल के पिंचर वाले को डरा दिया, वो अपनी जिंदगी आराम से काट रहा है। देश के जो हालात है उससे दुखी हिंदू है, परेशान हिंदू है, लेकिन मैसेज उल्टा देना है। गोदी मीडिया इसके लिए हाजिर है। देश के इन हालातों पे हमने अभय दुबे जी से चर्चा की है। बहुत शानदार बातचीत है। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं अभय दुबे जी के 4 PM न्यूज नेटवर्क में। स्वागत है अभय दुबे जी आपका। वक्फ बोर्ड पर नायडू और नीतीश को मैनेज कर लिया गया, कुछ शर्तों में संशोधन कराया गया, लेकिन सरकार ने उनको मैनेज कर लिया। मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूँ कि वक्फ बोर्ड के बिल से कितने मुसलमान प्रभावित होंगे, एक बात। दूसरी बात है, इस बिल को पास करा के सरकार हिंदू बोर्ड को वही मैसेज देना चाहती है कि भाई जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी थी और हमने मुसलमानों को एक कड़ा संदेश दे दिया। वही वाली बात है कि एमबीए पास लड़के को, इंजीनियरिंग पास लड़के को, पहली बार ऐसा हुआ कि आईआईटी में पास किए हुए लड़के को 15,000 की नौकरी नहीं मिल रही, 20,000 की नौकरी नहीं मिल रही, लेकिन अब्दुल पिंचर लगाते लगाते पैसे ज्यादा कमा रहा है। तो ये वक्फ बिल का जो वक्फ बोर्ड का जो बिल है वो केवल मुसलमानों को धमका दिया, या कुछ वक्त लोग ट्रोल कर रहे हैं इस तरह कि अब देखो अब्दुल की चोरी फिर टाइट हो गई। इसके राजनीतिक संदेश क्या निकलते हैं, देश की राजनीति में इसका क्या महत्व है, और क्या नायडू और नीतीश अब अपने मुसलमान वोटों को मैनेज कर पाएंगे? पूरे सीन पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, आपके सवाल के दो हिस्से हैं। एक नायडू और नीतीश से संबंधित है, और एक ये है कि भारतीय जनता पार्टी इससे हिंदू वोटरों को क्या संदेश दे रही है या उसको चुनावी फायदा कितना होगा। मैं दोनों सवालों का एक एक करके जवाब देता हूं। जहां तक नायडू और नीतीश का सवाल है, उनको भाजपा ने मैनेज नहीं किया है। वो पहले दिन से इस मामले पे भाजपा के साथ थे। पहले भी मैं समझता था शायद भाजपा, उनको कुछ दुविधाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी में समझाने की कोशिश कर रही है, कोई रास्ता निकाल रहे हैं वो लोग, ऐसा कुछ नहीं था। मेरी अपनी मान्यता यह है कि पिछले साल अगस्त में जब ये बिल लाया गया था, सदन में रखा गया था बिल, उसके पहले ही नायडू, नीतीश, आपके जयंत चौधरी और चिराग पासवान, इन जो चार पार्टनरों को कुछ दिक्कत हो सकती थी, इन्होंने भाजपा के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग बना ली थी। अब ये बिल्कुल स्पष्ट है, मैं तो उसमें कोई दो राय नहीं, मैं ठोस रूप से कह रहा हूं, इनकी प्लानिंग बिल्कुल साफ थी। उसी प्लानिंग के तहत संयुक्त संसदीय समिति बनाई गई। अगर इन चारों वाला मसला उसमें शामिल नहीं होता तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने की जरूरत नहीं थी, जेपीसी बनाने की जरूरत नहीं थी। अगर ये उसी वक्त कह देते कि हम बेहिचक आपको समर्थन करेंगे इसके ऊपर, तो कोई जरूरत नहीं थी उसकी। लेकिन योजना पूरी बनाई गई। योजना के तहत जैसे ही किरण रिजिजू ने वो बिल पेश किया,
वैसे ही टीडीपी के एक सांसद ने खड़े होकर कहा कि इसको आप जेपीसी को भेज दीजिए, उन्होंने फौरन जेपीसी को भेज दिया। जेपीसी जगदम्बिका पाल के नेतृत्व में बनाई गई और पूरी जेपीसी का कामकाज इस तरीके से प्रबंधित किया गया कि इसमें गैर भाजपा जो विपक्षी दल थे उनके सारे सुझाव खारिज कर दिए गए। उन्होंने 44 सुझाव दिए, सारे सुझाव एक एक करके जगदम्बिका पाल ने खारिज कर दिए। और जो भाजपा के पार्टनर दल थे उन्होंने 14 सुझाव दिए, उनके 14 सुझाव मंजूर कर लिए गए। बिल्कुल ये 14 बनाम 40 का पूरा खेल था। वो 14 सुझाव इसलिए मंजूर किए गए थे कि इन चारों दलों को संसद में खड़े होकर ये कहने का मौका मिले कि हमने तो सुझाव दिए थे, हमारे सुझाव सब मान लिए गए, बिल के अंदर मौजूद है, हम तो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा मामला इस तरीके से पूरा बनाया गया है। इसको ये मानना कि ये इनमें कोई इनके दिल में मुसलमानों के लिए बड़ा दर्द था तो ये परेशान थे, ये सब कुछ नहीं है। पूरा मामला ये, और वो लोग इफ्तार पार्टियों में भी शामिल हो रहे हैं, वो लोग मुसलमानों के साथ में गले भी मिल रहे हैं ईद के ऊपर, मुसलमान वोटों के दावेदार भी हैं। देखिए हमें नहीं भूलना चाहिए कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू आज से बीजेपी के साथ नहीं है, ये अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी के जमाने से बीजेपी के साथ है और बीजेपी के समर्थन से इनकी राज्यों में मुख्यमंत्री बने रहे हैं और इनके समर्थन से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में हुकूमत करती रही है। ये बहुत पुरानी कहानी है। ये लोग साथ ही साथ चलते हैं हमेशा, कभी कभार बीच में दूर हो जाए थोड़े बहुत दिनों के लिए, नीतीश भी दूर हुए हैं, चंद्रबाबू नायडू भी दूर हुए हैं, लेकिन अंततः ये सब एक ही कफलिया है पूरी की पूरी। एक खुली हुई सांप्रदायिक है, एक का धीरे बाकी दोनों का मुसलमान समर्थन की आड़ में एक छुपा हुआ सांप्रदायिकीकरण लगातार जारी है। दोनों एक ही राह के राही हैं। ये सब मिलकर भारत में हिंदू राष्ट्र की स्थापना कर रहे हैं। अब आता हूं आपके मैं दूसरे सवाल के ऊपर। दूसरा सवाल यह है कि इसका असर क्या होगा, वो मैसेज क्या देना चाहते हैं। देखिए हिंदू राष्ट्र एक आइडियोलॉजिकल एजेंडा है, उसका कभी मैसेज ठीक जाता है, कभी मैसेज ठीक नहीं आता है, इसकी परवाह नहीं की जाती है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई, उसका क्या मैसेज गया? हिंदुओं ने तो वोट नहीं दिया उसके नाम पर। उत्तर प्रदेश में आपने किया, उत्तर प्रदेश में ही हार गई भाजपा। जो बंदा गया नहीं वहां पर रामलला के दर्शन करने, अखिलेश यादव, वो चुनाव जीत गया, उसकी पार्टी चुनाव जीत गई। इसका मतलब यह है कि वो चुनाव के काम नहीं आया, जो प्राण प्रतिष्ठा थी वो चुनाव के काम नहीं आई। इसका मतलब ये नहीं है कि भाजपा ऐसे काम दोबारा नहीं करेगी या भाजपा को दोबारा मौका मिले तो दोबारा प्राण प्रतिष्ठा नहीं करेगी, ये सब जाके नरेंद्र मोदी आरती नहीं करेंगे, ये सब नहीं होगा। वो सब होगा तो ये इन लोगों का विचारधारात्मक एजेंडा है। कभी इसकी राजनीति उनके लिए मुफीद साबित होती है, कभी उनके लिए मुफीद साबित नहीं होती है। वे दोनों स्थितियों में उसको करते हैं। देखिए जो कॉमन सिविल कोड है, जो समान नागरिक संहिता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जो समान नागरिक संहिता है, उसको लागू करने से कोई सीधा चुनावी फायदा थोड़ी ना होने वाला है, लेकिन फिर भी उसको लागू करना है। इसी तरीके से वक्फ बिल वाले सवाल पे कोई बड़ा चुनावी फायदा भाजपा को अचानक हिंदुओं में उसके वोट बढ़ जाने की उन्हें उम्मीद है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उनका एक विचारधारात्मक एजेंडा है जिसको वो एक एक करके पूरा कर रहे हैं। वो उनका मकसद है राजनीति में आने का। वो एक देश बनाना चाहते हैं, एक खास तरह का, जिसमें इस तरीके की बातें हों मत, जिसमें जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसको वो कोने में धकेलना चाहते हैं, उसको बताना चाहते हैं कि आपके सारे अधिकार हमने छीन लिए आपसे, अब आप कुछ नहीं कर सकते, अब आप चुपचाप बैठिए, रोजी रोटी कमाइए और चुप रहिए, राजनीति में कोई भागीदारी नहीं। इसको भाजपा की अंदरूनी बातचीत में कहा जाता है कि मुसलमानों के पास जो वीटो पावर थी राजनीति में, जो कांग्रेस ने उसको वीटो पावर दे दी थी, हम उसकी वीटो पावर छीन रहे हैं मुसलमानों की। अच्छा, अब इसमें क्या है, जो पुराने कुछ मुसलमानों का एक बड़ा तबका ऐसा भी है ना, जो अभी भी उस ख्याल में है कि हमने इस देश पे 700 साल तक हुकूमत की, हम हुक्मरान हैं, हम पैदाइशी हुक्मरान हैं, है कि नहीं? हिंदू हुकूमत करवाने के लिए बने, हम हुकूमत करने के लिए बने। ऐसे लोग हैं बहुत से मुसलमानों में जो बात कहते नहीं है लेकिन अंदर से इस तरह का सोचते हैं। जरूर कम हो गई है इनकी संख्या बहुत, लेकिन आम मुसलमानों से इनका ताल्लुक नहीं है लोग। अब यही लोग इस तरह के दावे करते हैं जहां संसद बनी हुई ये वक्फ की जमीन है। यही लोग इस तरह के दावे करते हैं कि जहां पे कुंभ हो रहा था वो उसमें 88 एकड़ जमीन वक्फ की है।
एक ऐसा बंदा ऐसे दावा किया कि जगन्नाथ मंदिर जहां पे उड़ीसा में वक्फ की जमीन है। मतलब इस तरह के दावे यही ऐसे ही लोग करते हैं। अच्छा, इसे आम मुसलमान पे कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, आम मुसलमान डरा हुआ है। आम मुसलमान की पूरे डरा हिंदू हुआ है। हिंदू हिंदू आम मुसलमान डरा हुआ है। और जब मुसलमानों के धार्मिक या अर्ध धार्मिक की संस्थाओं के ऊपर जब सरकार हस्तक्षेप करती है और उनको अपने तरीके से उसको मोड़ती तोड़ती मरोड़ती है, तो मुसलमानों के डर में और बढ़ोतरी होती है। अब भाई, किरण रिजिजू ने जो बिल पेश किया है, इस बिल के साथ उन्होंने एक एक्सप्लेनर भी दिया है। आप देख लीजिए, मैं आपको बिल भेज दूंगा, मतलब जो है मेरे पास है व्हाट्सएप पे। तो उसमें एक एक्सप्लेनर दिया है, उस बिल की व्याख्या की गई है, क्यों बिल पेश कर रहे हैं, मतलब इसका जवाब। उसमें कहा गया ये भारतीयकरण की प्रक्रिया है वक्फ की, ये वो लिखा हुआ है उसके अंदर। अब भारतीयकरण क्या है? बलराज मधोक जब जनसंघ के अध्यक्ष थे, उस जमाने में ये शब्द प्रचलित हुआ था, भारतीयकरण। ये हिंदूकरण का ही पर्याय है, भारतीयकरण। अब ये वक्फ बिल लाके वो भारतीयकरण किस वजह से कर रहे हैं? भारतीयकरण कर रहे हैं 6 तरीकों से। 6 मुद्दे हैं उनके भारतीयकरण के। पहला ये है कि अब गैर मुस्लिम भी वक्फ बोर्ड के सीईओ बन सकेंगे, नंबर 1 बात। दूसरी बात है कि राज्य सरकार राज्य के वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति कर सकेगी। तीसरा यह है कि जिला कलेक्टर यह तय कर सकेगा कि विवादित संपत्ति वक्फ की है या सरकार की है। चौथा है, कानून बनने के 6 महीने के भीतर हर वक्फ संपत्ति को केंद्रीय डेटाबेस पर पंजीकृत कराना पड़ेगा। 5वां है, ट्रिब्यूनल का निर्णय अंतिम होने का प्रावधान हट जाएगा, अब अदालतों में, ऊपरी अदालतों में होगा। 5वां यह है कि वक्फ बाय यूजर का प्रावधान खत्म हो जाएगा। वक्फ बाय यूजर का मतलब यह है कि एक ऐसा जिसका कागजात नहीं है लेकिन वक्फ की तरह इसका इस्तेमाल हो रहा है, तो उसको अदालत में चुनौती दी जाएगी और उसको साबित करना पड़ेगा कि भाई आप बताइए वक्फी है कि नहीं, और नहीं अगर आप साबित कर पाएंगे तो वो जमीन आपसे ले ली जाएगी, वो संपत्ति आपसे ले ली जाएगी। इन 6 तरीकों से वो ये दिखाना चाहते हैं कि इसका भारतीयकरण हो रहा है। अब मैं आपसे एक और तथ्य आपके सामने रखता हूं। आज अमित शाह जब जवाब देने के लिए खड़े हुए विपक्ष की बातों का, तो उन्होंने 2 बातें कही। इन दोनों बातों को समझते ही समझ में आ जाएगा सरकार का मकसद क्या है, और ये दोनों बातें किस तरह एक फर्जी तर्क पे आधारित हैं वो भी समझ में आ जाएगा। पहली बात उन्होंने ये कही कि 2013 में अगर कांग्रेस ने वक्फ कानून न बदला होता तो आज ये बिल लाने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी 2013 में, और भाजपा के प्रवक्ता टीवी पे क्या कह रहे हैं कि जो पाप किया था 2013 में, जो पाप किया गया था, जो तालिबानी कानून ठोका गया था हमारे ऊपर, उसको आज बदला जा रहा है। यही शब्द है भाजपा प्रवक्ताओं के, पाप किया गया था और तालिबानी कानून ठोका गया था। 2013 में किए गए पाप की और जो तालिबानी कानून लाया गया था उसका जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी ने उस कानून का 100% समर्थन किया था, उसके खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोले थे। मुख्तार अब्बास नकवी ने राज्यसभा में और शहनवाज हुसैन ने लोकसभा में बाकायदा भाषण दिया था उस कानून के पक्ष में, और वो तकरीबन सर्वसम्मत से कानून पास हुआ था। वो तब वो तालिबानी भी नहीं था और तब वो पाप भी नहीं था। अब कह रहे हैं पाप किया था, वो तालिबानी कानून था। अब आइए दूसरी बात क्या कही अमित शाह ने? दूसरी बात अमित शाह ने कही कि 1913 से 2013 तक, सुनिए आप ध्यान से, यानी 100 साल में 1913 से 2013 तक जो वक्फ जमीन थी वो करीबन 8 लाख एकड़ के आसपास थी। 2013 से अभी तक यानी 12 साल के अंदर ये जमीन जो है 21,000 एकड़ से ज्यादा बढ़ गई उस कानून के कारण। लेकिन वो दिखती नहीं है। क्यों नहीं दिखती है? क्योंकि उसको खुफिया तौर पे बेच दिया गया है और वो पैसा खा लिया गया है, इसलिए भ्रष्टाचार हो रहा है। अच्छा, आप तो लखनऊ में रहते हैं। मैंने सुना है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है लखनऊ का, एक सज्जन जो है, मैं उनका नाम यहां नहीं लूंगा, एक सज्जन पिछले 24 साल से उसके अध्यक्ष हैं और उनके ऊपर भ्रष्टाचार के तमाम सारे आरोप हैं, और 7 साल से भाजपा की सरकार है लखनऊ में, और जो उनका वक्फ बोर्ड है उसमें सरकार के अधिकारी सब लोग बैठते हैं उस वक्फ बोर्ड के ऊपर, डीएम बैठता, सब लोग बैठते हैं उस वक्फ बोर्ड के अंदर। उनको बाकायदा अध्यक्ष पद पर आसीन बनाए रखा गया है।
सब मिलजुल के, अगर वक्त में भ्रष्टाचार हो रहा है तो सब मिलजुल के भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अब इससे अंदाजा लगाइए कि इनके पूरे ये दावे जो हैं एक झूठे नैरेटिव, एक झूठे फर्जी नैरेटिव के अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि मीडिया स्पेस उन्होंने काफी हद तक कैप्चर कर रखा है, इसलिए इनसे कोई सवाल नहीं पूछा जाता है, इनकी बातों का खंडन नहीं किया जाता है, और ये बहुत सारी गलत बातें कह के निकल जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, ये होता है। एक चीज और है कि सिर्फ मुस्लिम्स की संपत्तियों क्यों, देश में तमाम मठ ऐसे हैं, तमाम मंदिर ऐसे हैं, मंदिरों के जमीनों पर लेकर हत्याएं हुई हैं, मठों के वर्चस्व को लेकर हत्याएं हुई हैं। महामंडलेश्वर, वही महामंडलेश्वर जो अंबानी को डुबकी लगा रहे थे, जो एक रथ में बैठे घुमा रहे थे, उनके मठ को लेकर, जमीन पे कब्जे को लेकर शिकायतें हुई हैं, पुलिस में गई हैं। लगभग सारे बड़े मठों को लेकर जमीन संपत्ति विवाद हुए, करोड़ों अरबों रुपया है मंदिरों पे। एक कानून लिया हो ना, चाहे मुस्लिमों की प्रॉपर्टी हो चाहे मंदिरों की प्रॉपर्टी हो, वो सब सरकारी प्रॉपर्टी होगी। तिरुपति में हजार देखिए, खाए अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में आकर एक काम किया था कि उसने मंदिरों का सारा प्रबंधन जो है अपने हाथ में ले लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के देवस्थान है जितने भी, दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर, पश्चिमी भारत के बड़े बड़े मंदिर, गुजरात के, महाराष्ट्र के, उत्तर भारत के, इन सबका प्रबंधन ईस्ट इंडिया कंपनी ने सरकार के नियंत्रण में कर दिया था। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो नेहरू जी की सरकार ने भी इस तरीके को नहीं बदला। नेहरू जी के बाद विपक्ष की सरकारें आई, उन्होंने भी इसको नहीं बदला। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने भी नहीं बदला, मोदी जी की सरकार ने नहीं बदला। दिक्कत की बात है, असली वस्तुस्थिति क्या है, देश के लगभग सभी बड़े मंदिरों का प्रबंधन के ऊपर सरकार का नियंत्रण है। उसमें हमेशा सरकार का कोई अधिकारी उसके एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर बैठता है, बिना उसकी मर्जी के वहां कुछ नहीं हो सकता। तो इन तमाम मंदिरों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इसकी तरफ आपने इशारा किया, उसमें दरअसल सरकारी पक्ष भी शामिल है, सरकारी पक्ष उसका हिस्सा है। अच्छा, अब वक्फ के बोर्ड के ऊपर तो गैर मुस्लिम को बैठाएंगे। ऐसे मान लो काशी विश्वनाथ मंदिर है, तो उसका बंदोबस्त करने वाली जो संस्था है, उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसका जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है बनारस का, वाराणसी का, वो उसका पदेन अध्यक्ष होता है, बशर्ते वो हिंदू हो। अगर वो इत्तेफाक से गैर हिंदू है, मुसलमान है या ईसाई है, अगर वो गैर हिंदू है तो वो नहीं, उससे एक नीचे वाला जो अफसर है वो हिंदू होने के नाते उसका अध्यक्ष बनेगा। हाँ, तो ये क्यों नहीं हो सकता, मुसलमान क्यों नहीं हो सकता? मैं वही बता रहा हूं ना। तो ये और इस बात को भाई उनका कहना है कि हिंदुओं के लिए अलग नियम होंगे, मुसलमानों के लिए अलग। हिंदू राष्ट्र की यही तो खूबी है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ये आइडियोलॉजिकल एजेंडा है। देखिए, उनके लिए स्पष्ट है, हिंदुओं के लिए नियम अलग होंगे और जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए नियम अलग होंगे। यही तो आइडियोलॉजिकल एजेंडा है। अब ये चलाना चाहते हैं कि मुसलमान और उसको अरे वो छिपाते पाते नहीं है इस बात को, डंके की चोट वो चाहते प्रचार ज्यादा हो। हाँ, नहीं, और जितना लोगों वो छाती पीट पीट के कहेंगे ये हमने कर दिया। ये इसीलिए मैं हमेशा पहले मैं मजाक में कहता था, गंभीरता से कहता हूं, जब हम लोग किसी बीजेपी वाले या आरएसएस वाले पे आरोप लगाते हैं कि आप सांप्रदायिक हैं, हम सोचते हैं हमने इसकी आलोचना कर दी, इससे ये कुछ परेशान हुआ होगा, लेकिन हमें नहीं पता ये क्या कि हम उसको खुश कर देते। सही बात, सोचता बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और कहिए इस बात को। तो नंबर ये बात बुरी नहीं लगती। ये हमारा मुगालता है कि हम उनको कुछ नौच काट रहे हैं ना, उनको आनंद प्राप्त होता है इसमें। ठीक कह रहे हैं। अच्छा, राजनीतिक मतलब निकाला जाए तो मतलब ये है कि नीतीश और नायडू ने मान लिया है कि अपनी डील चलती रहनी चाहिए। वहां के मुसलमान वोट जो हो, चाहे बिहार के हों, चाहे उनके नायडू के राज के हैदराबाद के हों, उनके आंध्र प्रदेश राज के हों, वो सब मैनेज कर लिए जाएंगे, अपनी डील चलती रहनी चाहिए। सरकार में मौजूद केंद्र सरकार का भी सुख भोगना है, राज्य सरकार का भी सुख भोगना है, दोनों हाथों में लड्डू हैं। मुसलमान वोटर के लिए दोनों हाथों में के लड्डू तो हम छोड़ नहीं देंगे भाई। मुसलमान सब वोट नहीं देगा, कुछ तो दे देगा, नहीं देगा उसकी दूसरी तरह से भरपाई हो जाएगी।
तो ये माना जाए कि सबसे पहले बिहार में चुनाव होने हैं। इसमें इन पार्टियों में थोड़े लोग चिंतित भी हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे कि लोक जनशक्ति पार्टी के लोगों का अंदर मानना है कि भाई इससे कुल मिला के पार्टी को कुछ नुकसान हो सकता है। इसी तरह जयंत चौधरी की पार्टी में भी इस तरह की बातें हैं कि कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन अब उस नीतीश नुकसान के चलते केंद्र सरकार थोड़ा छोड़ देंगे। ठीक बात, उसको तो नहीं छोड़ देंगे। हाँ, अच्छा, नीतीश को मतलब नहीं है, नीतीश को जो अच्छा बड़ा वोट बैंक मिलता रहता है मुसलमानों का, एक बड़ा प्रतिशत नीतीश था वो। देखिए, जनता दल यूनाइटेड के लोगों को तो अच्छी तरीके पूरा यकीन है कि सारा ज्यादातर मुसलमान वोट आरजेडी को मिलेगा। आरजेडी कांग्रेस को, वामपंथियों का जो महागठबंधन है उसको मिलेगा। उन्हें बहुत छोटा मोटा वोट मिलने की उम्मीद थी मुसलमान की, उसके लिए कोई वो भारतीय जनता पार्टी से संबंध खराब करने वाले नहीं है। तो यानी ये कंटिन्यूशन चलेगा और भी बिल आएंगे। इसके बाद एक अगला बिल अगर इसमें कामयाबी मिल ही गई अब तो लोग कह रहे हैं कि अगला बिल हम लोगों की जबान करने के लिए ब्रॉडकास्ट का आएगा कि हाँ, भाई वो अब तो आने वाला है। मैं मुझसे लोग पूछते हैं तब आप क्या करेंगे, हमने जब आएगा तब देखेंगे, अभी से हम क्यों कहें। हम लोग कुकिंग का शो करेंगे, हम लोग खाना कैसे बनाएं। अभय जी तो एक्सपर्ट हैं, क्योंकि बोलने पे तो हम जो वीडियो बोल रहे हैं आज, ये वीडियो बोलने से पहले हम बोलेंगे, फिर वो परमिशन लेके मंत्रालय का आएगा, मंत्रालय अप्रूव करेगा तो हम चला पाएंगे, मंत्रालय कभी अप्रूव करेगा नहीं। यानी अगला बिल जो है वो वक्फ बोर्ड से भी खतरनाक बिल आने वाला है। इस देश की जो अभिव्यक्ति की आजादी है वो खत्म होने वाला है। क्या लगता है भाई जी, आ जाएगा वो बिल? बोलना बंद बिल्कुल सारे आएगा, चैनल? देखिए बिल्कुल आएगा। लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद जब वो सब एग्जिट पोल वगैरह आ रहे थे, इसके अंदर इन लोगों को करीब 450 के आसपास दिखाया जा रहा था बीजेपी को, उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही चिंतन चल रहा था कि भाई सोशल मीडिया को कैसे नियंत्रित किया जाए। और जैसे ही नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ ली, वैसे ही इन्होंने एक बिल ड्राफ्ट भी किया। बिल ड्राफ्ट करके पब्लिक डोमेन में स्टेक होल्डर्स के पास भेजा। स्टेक होल्डर्स ने कहा कि ये ठीक नहीं है, इससे बहुत हंगामा होगा, इसको और दुरुस्त करो। तो फिर वापस कर दिया गया बिल। अखबार में आई थी खबर उसकी। तो कोशिश बहुत दिनों से चल रही है, हो सकता है उसको फिर से ठीक ठाक करके लाया जाएगा, क्योंकि बिल ऐसा बिल लाने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हंगामा होगा ना, तो वो ये भी नहीं चाहते कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हंगामा हो। हाँ, उनको लगता है कि ट्रंप ने बहुत बैंड बजा दिया, लेकिन भाई क्या अभी नहीं बजे है, हैं? जैसे जैसे ही इन्होंने कहा कि हम ग्रोक पे नजर रखेंगे, वैसे ही तो एलन मस्क ने एक्स ने मुकदमा कर दिया हिंदुस्तान की अदालत में कि ये लोग सेंसरशिप कर रहे हैं। मतलब तो सेंसरशिप अगर किसी भी कानून का मतलब अगर ग्लोबल स्तर पर सेंसरशिप निकाला जाता है, तो आप समझ लीजिए क्या स्थिति बनेगी। अच्छा भाई जी, एक मुझे एक थोड़ा सा एक मतलब, आप अन्यथा मत लीजिएगा, अपने ऊपर मत ले जी। लीजिएगा, लेकिन मैं आज आपसे एक हाँ, सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ, अगर मैं कहूँ कि किसी आरोप में आपको रिश्वत मांगने के आरोप में 2-3 महीने की जेल काटनी पड़ जाए, एक आध कंट्रोवर्शियल ऐसे वीडियो हो जिसमें कोई महिला बेचारी की हत्या लोग करने लगे जनता को, लेकिन आप ऐसे झूठे खबर प्रचारित कर दो, हाँ। आप कह दो कि 2000 के नोटों में चिप लगी होती है, आप कह दो कि डॉलर के बढ़ने से हिंदुस्तान का फायदा होता है। अगर मैं ये सारे काम कर दो और आप ये कह दो कि भाई ट्रम्प जो है वो तो मोदी जी को देख देख के अनुसरण करते हैं, मतलब ट्रम्प मोदी की कॉपी करते हैं, ये सारी बातें कह दो, और बदले में आपको आपके चैनल, जो देश का सबसे तेज चैनल कहता है, उसके चेहरे को छोड़कर आपको 15 करोड़ रुपए की साल की नौकरी मिल जाए। हमारे आप कहोगे कि तुम्हारे जो प्रिय आदमी है सुधीर चौधरी, तुम हमेशा उनकी बात करते हो। सुनने में आया है कि साहब वो प्रसार भारती पे 15 करोड़ साल, 1.25 करोड़ रुपए महीना, और विदेशी देश आएंगे तो उसका फंड अलग है। इतनी खासियत गोदी मीडिया को, देश के कितने परसेंट पत्रकार बचेंगे जो ये कह देंगे अभय दुबे जैसे लोग कितने होंगे? मुझे पता है क्या सवाल के जवाब क्या कहोगे, आप कहोगे मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। ऐसे कितने लोग होंगे जो कह देंगे भैया मुझे ये 15 करोड़ नहीं चाहिए। अब प्रसार भारती पे तुम दिखाओ कि भाई नोटों में चिप लगी होती है, डॉलर के बढ़ने से देश का मान बढ़ता है, ऐसे कितने परसेंट पत्रकार बचे होंगे देखिए, देश में? पहली बार तो यह है कि मीडिया का ये जो बाजार है जिसको सरकार नियंत्रित कर रही है, मैं आपकी बात का गंभीरता पूर्वक जवाब दे रहा हूं, जो सरकार नियंत्रित कर रही है इसमें असमानता बहुत है। इस तरह के अवसर जो हैं वो यदा कदा ही किसी को प्राप्त होते हैं। तो जो जिन सज्जन का आपने जिक्र किया है, उनको 15 करोड़ का जो मिला है, पैकेज मिला है इनको, इनके लिए
बहुत बड़े पैमाने पर रुपया खर्च करके इनका दफ्तर भी बड़ा हसीन दफ्तर भी बनाया गया है उनका जो। तो ये सब मौके बहुत कम लोगों को मिलते हैं। ये इसमें हथकंडा क्या है, एक व्यक्ति को आपने ये मौका दे दिया तो लोगों को लगता है कि ऐसा बनना है। जो गोदी मीडिया के लोग हैं उनको लगता है कि ये है हमारा अल्टीमेट, यहां तक हमें पहुंचना है। तो हमें लगातार सरकार की ठकुर सुहाती जारी रखनी है ताकि हमें ऐसा मौका प्राप्त हो सके। सरकार ने दिखाया है कि आपको हम ये तक बना सकते हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि सरकार के चमचे पत्रकारों की फौज बहुत लंबी है, इससे चमचे उनको कुछ मिलता नहीं है, वो चप्पल ही उठाते रहते हैं, उन चमचे पत्रकारों को कुछ हासिल होता नहीं है। सरकार उनकी भी बैंड बजाती रहती है, वो चुनिंदा पत्रकार है जिनको सरकार ऑब्लाइज करती है। लोग तो ये भी कहते हैं जब सरकार के चमचे हो जाते हैं उनकी बैंड ज्यादा बजती है, ऐसा भी है। देखिए, इसमें निर्भर करता है कि आपको चमचत्व की आपकी क्वालिटी क्या है, पराकाष्ठा क्या है। हाँ, नहीं, पराकाष्ठा तो शिखर हो गया। मतलब आपकी आमतौर पर किस चाटुकारिता जो आप करते हैं तो आपको कितनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन करते हैं, उसमें कितनी योग्यता आप दिखाते हैं, कितनी खूबी दिखाते हैं, नए नए तरीके से आप कैसे करते हैं उसके अंदर, और आप किस मुकाम पे बैठे हुए हैं, आपका इतिहास क्या है, कब आपने किस खास मौके पर काम किया है, उनका हित साधन किया है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके अंदर। उसके हिसाब से और फिर सरकार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको खास तौर से प्रोत्साहित करना चाहता है, बढ़ावा देना चाहता है। तो ऐसी बात नहीं कि जिनको ये मौका मिला है 15 करोड़ वाला, और लोग भी होंगे ऐसे जो 15 करोड़ का पाने का दावा कर रहे होंगे, तो उनमें बहुतों को जलन भी हुई होगी देख ये कह के, भाई इनको मौका मिल गया, हमें क्यों नहीं मौका दिया, सेवा तो हम भी कर ही रहे थे। तो ये सब होगा। अच्छा, कुछ लोगों ने घर बहुत शानदार बनवा लिया है अपना, कुछ लोगों ने कोई और उपलब्धि हासिल कर ली है, ऐसे लोगों को फायदा हुआ है। लोग बहुत मस्तियां कर रहे हैं, बहुत चांदी काट रहे हैं, ऐसी बात नहीं। हम भी करेंगे। कल हम अपने उसको वीडियो क्रिएटर से कहते हैं कि एक मोदी जी का फोटो लगाओ और ये साबित करो कि मोदी जी भगवान विष्णु का अवतार है। जेपी नड्डा जी की बात को कि हम जेपी नड्डा जी की बात का अनुसरण करते हैं और वाकई में इस सारे लोगों में सिर्फ मोदी जी हैं जिन्होंने अवतार लिया है। और चंदौसी में संबल में जाके देख लो, कल की अवतार आ गए, वो मोदी जी के रूप में आ गए हैं। तो हम लोग भी करते हैं कि जब ब्रॉडकास्ट बिल आए तो कम से कम हमारे चैनल को बंद ना किया जाए, पहली एफआईआर हम पे ना हो। आप पीछे एक जहां 4 PM लगा हुआ है पीछे, वहां एक मोदी जी की तस्वीर लगवा लीजिए, नीचे लिख दीजिए विष्णु भगवान के अवतार। हाँ, तो हमेशा बैकग्राउंड में दिखाई पड़ता रहे वो। मैं भी 20 करोड़ का पैकेज मिल जाएगा। लेकिन धन है अभय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपकी इस बात को व्यंग के रूप में लेंगे, वो आपका नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। कोई यकीन ही नहीं करेगा, हम और आप मिलकर ऐसी बातें। आपको छोड़ा नहीं। हम लोग जब ब्रॉडकास्ट बिल आएगा तो फिर चूंकि आप खाना बहुत अच्छा बनाते भी हैं, खाने की जानकारी भी रखते हैं, तो हमारा आप मिलकर खाने का शो शुरू करेंगे। खबरें तो बोलने नहीं जाएंगे, या फिर हम लोग चलेंगे जर्मनी में ध्रुव राठी की तरह, वो वहां बैठ के बोलेगा ना कैसे मत आए, है ना, ये रेल अपनी लपट कमरिया, बहुत नाच है। बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने इतनी सारी बातचीत की जानकारी दी, थैंक यू। ये थे अभय द्विवेदी जी, पूरी बातचीत सुनी आपने। मुझे लगता है कि आप भी इस सारे तर्कों से सहमत होंगे, लेकिन आपका प्यार भरा कमेंट आएगा तो मुझे लगेगा ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करिएगा और बताइए अगर बातचीत कैसी लगी। शुक्रिया, थैंक यू।